है ये कार्यशाला हमारी रामजस कॉलेज में पुस्तकालय के द्वारा और हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में कल मुझे लगता है कि 14 सितंबर इसका शायद समापन की हो जाएगी और ये पिछले कई दिनों से लगातार ये संपर्क चल रहा है आपके साथ में। तो जिन ऋषियों मुनियों ने देवनागरी लिपि के वर्णों का विकास किया उनको कोट से नमन करते हुए, जिन गुरुओं संतों ने श्री ज्ञान प्रसाद गुप्ता जी, श्री बनवारी लाल शर्मा जी, श्री प्रभाकर सिंह वर्मा जी ने जो मुझे पढ़ाया उनको नमन करते हुए सम्मानित डॉक्टर मैडम तमन्ना जोशी जी, पुस्तकालय अध्यक्ष, विद्यार्थीगण, शिक्षकगण एवं समस्त जो हमारे पुस्तकालय के जन हैं, उन सबको संबोधित करते हुए नमस्कार करते हुए आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, जो हिंदी जो भाषा है हमारी वो दुनिया में सबसे प्यारी भाषा है और बहुत ही साइंटिफिक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि संविधान में 243 का आर्टिकल के तहत ये हमारे ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो हमारी राष्ट्रभाषा वो हिंदी है। अब जैसा कि आपने देखा हो हमारे यहाँ का सब्जेक्ट है वो है हिंदी भाषा और संप्रेषण। तो आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, हिंदी भाषा और संप्रेषण। तो देखिए भाषा क्या है? भाषा विचार व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। भाषा से क्या होता है? विचार व्यक्त करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या होता है? तो संप्रेषण क्या है? तो जैसे मैं बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये तो जो आप जिस बात को सुन रहे हैं उसको बोलते हैं संप्रेषण, अंग्रेजी में कम्युनिकेशन। तो मैं जिस बात को आप तक पहुँचा देता हूँ वो क्या है? संप्रेषण। अब बात क्या आती है कि मेरे बीच में और आपके बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा जो मैं अपना आइडिया कह रहा हूँ, जो मेरा विचार है वो आप तक पहुँच रहा है? तो उसके लिए मेरी ध्वनि है। अब देखिए ध्वनि जो है जब मैं बात कर रहा हूँ तो अंदर से बाहर आ रही है। क्या हो रहा है? अंदर बाहर। तो जो ध्वनि है और इस ध्वनि को जब हम लिखित में लिपिबद्ध करते हैं, जब हम लिखित रूप में लाते हैं तो यही ध्वनि जो आपकी जो है फिर वर्ण बन जाती है। क्या बन जाती है? वर्ण बन जाती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाषा की जो सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? ध्वनि। और जो हम अपने मुख से जो हमारे अवयव हैं उनके से जो घर्षण करती हुई जो हमारी प्राणवायु बाहर निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो भाषा में उच्चारित मूल ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं, ठीक है, जो चिन्ह बनाए जाते हैं उनको हम वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको वर्ण बोलते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। चिन्हों को अगर हम व्यवस्थित ढंग से हम तो हमारी क्या बन जाती है? वर्णमाला। और लिखने की शैली को हम कहते हैं लिपि। लिखने की शैली को हम क्या बोलते हैं? कि हमारी लिपि है। और ध्वनि का जो लिखित रूप है, जो मेरी ध्वनि है, अगर मैं इसको लिखित रूप में लाता हूँ तो ये वर्ण बोलते हैं। सबको क्लियर है? तो जो ध्वनि का जो लिखित रूप है वो और पूरे के पूरे जो वर्णों को क्रमबद्ध तरह से लिखते हैं तो आपकी वर्णमाला बन जाती है। तो वर्णों का जो मौखिक रूप है, जो वर्ण है, जो मौखिक रूप है वो मेरी क्या बन गई है? वो मेरी ध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो आपको ये चीज़ देखो यहाँ बैठना ही या सुनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप सुनिए, विस्तार करें, सबको समझाएं। तो आपको ये आना चाहिए कि भाषा क्या है, आपको आना चाहिए ध्वनि क्या है, आपको आना चाहिए वर्ण क्या है, आपको आना चाहिए वर्णमाला क्या है, आपको आना चाहिए लिपि क्या है और आपको आना चाहिए देवनागरी लिपि क्या है। और फिर वास्तव में जब हम बात करते हैं कि साहब जब आपका जो वर्णों का जो समूह है जो सार्थक हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको हाथी। हाथी एक सार्थक है, मैं बोल रहा हूँ हाथी है, लेकिन मैं इसका उल्टा कर दूँ, मैं लिखो धी हा, तो कहेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं? तो जो हमारे जो वर्ण जो उसका समूह है जो वर्णों का, अगर वो सार्थक हो तो सार्थक हो तो अर्थ देगा। तो हम उन वर्णों की बात कर रहे हैं जिनका जो सार्थक हो, जिनको हम पढ़ाना चाहते हैं, जिसे समझ सकते हैं वो चीज़ हो। अब बात आती है कि चाहे मतलब जो हमारी जो वर्णमाला है तो उसमें स्वर और व्यंजन दो तरह से,
थे, लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखना, अगर जो माइनस में जाएगी तो अगर कहे ना कि जी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते, तो 13 होते, समझे कि नहीं समझे? तो यानी कहने का मतलब 11 है, हम सबको मतलब एक सबने माना कि हाँ जी 11 होते हैं, लेकिन अगर कुल बोला जाए वर्णमाला में तो 13 होते हैं। ऐसे ही एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है, तो हम उन दोनों को अगर मिला लेते हैं 13 बन जाते हैं। व्यंजन, अब स्टूडेंट इसमें एक चीज और समझने वाली है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे तो हम कहते हैं स्वर। और स्वर जो है हमारे मतलब बंटवारा करें तो लोगों ने अलग अलग तरह से बंटवारा किया है, इसमें भी अपने अपने तरह से है, लेकिन मैं आपको क्योंकि हिंदी का विद्वान न होकर के मैं दूसरे सब्जेक्ट से तो ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको आ जाए, तो मैं 4 तरह से बताना चाहता हूँ जो आप कभी भूले नहीं। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला जो होता है उसको या तो आप बोल लें मूल स्वर, या आप उसको कह सकते हैं लघु स्वर, और वो संस्कृत में इसी वर्ड को बोलते हैं ह्रस्व स्वर। तो ये बच्चे होते हैं 4 होते हैं, और वो होते हैं आपके और रे प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ देखिए तो उसका आनंद जब आएगा, और जब आएगा जब पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये 4 है, लेकिन 4 में एक चीज़ रखना, जो हमारी रे है वो हमारा तत्सम रूप है, मतलब जो संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। हमारी हिंदी भाषा हमने कुछ शब्द तो संस्कृत से लिए, कुछ शब्द हमने फारसी से लिए, और कुछ शब्द हमने तुर्की से लिए। 2 वर्ड हैं वर्णमाला में, जो वर्ण 2 हैं उनको हमने तुर्की से लिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और हमारी तो ये भाषा हिंदी मतलब इस हिंदी में तो हम अंग्रेजी से लिए। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अंग्रेजी भाषा में सारी भाषाओं का समाहित किया, इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं। वैसे बच्चे तो इसका मतलब 4। फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का जो हमारे अभी आपको बताए गए, अगर उनको मिला दें जैसे हम करते प्लस तो क्या बन जाएगा। तो मेरे गुरु थे श्री गया प्रसाद गुप्ता जी, जब मैं छोटा था 3री क्लास में, तो उन्होंने जैसे पढ़ाया था जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, तो इस बारे से उनको याद भी कर दूँगा। तो वो कहते थे कि देखो जब बोलते हैं तो हमारा मुँह ऊपर नहीं ऊपर होता है, मतलब खुलता नहीं, लेकिन जब हम आ बोलते हैं तो हमारा मुँह खुल जाता है। तो ये मेरे गुरु की दी हुई उसी समय से, तो आपको जैसे भी। तो दीर्घ स्वर का मतलब होता है ये 3 है, आ ई और रू। वैसे हम जब छोटे थे तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो वो सारी चीज़ें जिंदगी भर तो रहती है ना, जैसे आपने पढ़ी है। तो इनको हम एक चीज़ और भी कहते हैं, सजातीय स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि आ है वो अ प्लस आ से मिलकर बनाया, तो सजातीय मतलब ये अपने कुछ विजातीय भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपके ए है, ए ओ औ, ये जो 4 हैं ये विजातीय हैं। अब इनमें जो थोड़ा सा हम ऊंचे जो पहले बोलते हैं, जो मूल स्वर होते हैं, उनसे दुगनी आवाज लगाते हैं। अब बात आती है प्लुत स्वर, ठीक है। चौथे नंबर की कौन सी, ये जो है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत जो है वो विजातीय मैंने जैसे बताया वो उसके अंतर्गत है। तो पहला मैंने बताया आपको मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा बताया